हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपने बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। और आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारी लास्ट यूनिट है। और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ आपको COOH या COH आपको याद आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या आप ऐसे मान के चलो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। मान के नहीं, मतलब सोचो, ये सोचो भी नहीं, बट है कार्बन का हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अटैच होता है सेम कार्बन से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे बनता है। अब इस कंपाउंड की थोड़ी सी क्या अगर देखा जाए आदत समझ लो या इसकी क्वालिटीज समझ लो, तो आपको समझ आएगा कि हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा ये वीक एसिडिक है। अब रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो ये हमारा वर्सेटाइल है, तो इजी टू रिएक्ट है। अब इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वहाँ पे हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखें तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंशिएशन हुआ है या कैटेगराइजेशन हुआ है, वो एक तो कार्बन चेन का नेचर क्या है उस पे हुआ है कि हमारी कार्बन चेन का फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा नेचर है, फिर हमारी रिंग्स अटैच हैं कार्बोनिल ग्रुप से, उसके बेसिस पर। अब जो हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिल ग्रुप है, या आप ऐसे बोल के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आ जाएंगे। सैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अनसैचुरेटेड में आपका वन से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको कार्बन एटम के बीच में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्राइलिक एसिड या सॉर्बिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा एरोमेटिक रिंग अटैच रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, या सॉरी नॉट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है हमारा एरोमेटिक रिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ एरोमेटिक जहां लग गया तो समझो रिंग की बात हो रही है। कहीं ना कहीं किसकी अटैचमेंट है, यहाँ रिंग की अटैचमेंट हुई है। ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारे कार्बोक्सिलिक का। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पोलैरिटी ज़्यादा होती है एक तरीके से, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे हम, जिसमें पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिटी और रिएक्टिविटी वो किस तरीके से होती है वो पता करेंगे हम। सबसे पहले पोलैरिटी की अगर बात करें तो इसमें ना ज़्यादा पोलैरिटी होती है। आप समझिए कि ये ज़्यादा पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है ना, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से वो ज़्यादा पोलर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही साथ इसकी वजह से ये होता है कि सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है वो बढ़ जाती है, या एज एन आपका कोई अदर सॉल्वेंट है या पोलर सॉल्वेंट है, वहाँ पे आपको पोलैरिटी है या सॉल्युबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। जहाँ पे स्पेशली लोअर मॉलिक्यूलर वेट एसिड होते हैं वहाँ पे। बॉइलिंग और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एज कंपैरेटिवली अगर बात करें, कंपैरिजन करें हाइड्रोकार्बन या अल्कोहल से, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है उनके कंपैरिजन में, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। एसिडिटी है, जैसे हमारा एज वीक एसिड है तो वो क्या करेगा, वो डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करता है, इसी वजह से वो वीक एसिड होता है। अब जो उनकी एसिडिटी है, अब एसिडिटी कैसे ना कैसे करके तो इन्फ्लुएंस होता है ना। अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी एज वीक एसिड या डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन आयन को। तो जो उसमें एसिडिटी होगी उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, आप ऐसे समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने वाला है कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। देन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन का, वो डिपेंड करता है किस पे, डीप्रोटोनेशन पे। तो एज एसिडिटी देखा जाए तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कंसिडर
किया जाएगा वीक एसिड की तरह। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है वीक एसिड, करेक्ट। अब रिएक्टिविटी की, अब ये कुछ इसकी की रिएक्शंस होती हैं, उसके बेस पे हम बताएंगे कि कैसे रिएक्ट होगा। एस्टरिफिकेशन में ये रिएक्ट करता है अल्कोहल से, जिसकी वजह से एस्टर एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर्स एंड वाटर। रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ये प्राइमरी अल्कोहल में और एल्डिहाइड में। देन डीकार्बोक्सिलेशन है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, ठीक है। ये सारी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब एप्लीकेशन में अगर हम देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड हम फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं, पॉलीमर्स, कॉस्मेटिक, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन पर्टिकुलर जगह हम क्या यूज करते हैं, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। अब फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हो, जिससे कि हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है जो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। अगर प्रिजर्वेटिव भी है, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, उसको खराब होने से बचाने के लिए, तो एज अ प्रिजर्वेटिव वो नहीं होने देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी रेगुलेटर्स, अब आप खुद सोचो फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें डल रही हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इन द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। अब फ्लेवरिंग में भी आपका जो फूड का फ्लेवर है वो भी एनहांस कर देगा, अच्छे से उसको यूज़ किया जाता है। अब फूड इंडस्ट्री हो गया, यहाँ यूज़ कर लिया। फार्मास्यूटिकल्स में एज एस्प्रिन में यूज़ किया जाता है, आइबोप्रोफेन में यूज़ किया जाता है, पॉलीमर्स में पॉलिस्टर्स, पोलामाइड्स हैं, कॉस्मेटिक में एज अ इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, पीएच एडजस्टर्स। तो ये सारे हमारे कॉस्मेटिक्स हैं। केमिकल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जैसे हमारा एस्टर का सिंथेसिस है, अमाइड है या एनहाइड्राइड्स हैं, तो वहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट है ये, और वर्सटैलिटी दिखाता है ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका प्रिपरेशन होना है, वो किस तरीके से होगा। अब देखो हमने प्रिपरेशन पढ़ना है, फिर केमिकल रिएक्शन देखनी है, ये सारी चीज़ें करेंगे। वन बाय वन इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं वो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हमारे प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल, उसमें याद रखो हमारा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बनता है क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। ये कुछ अंडर एसिडिक कंडीशंस होती हैं, उसके अंडर आपको देखने को मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है, आपका अल्कोहल है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होके क्या कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो कैसे हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, यहाँ पे हमारा आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कुछ एसिडिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब एथेनॉल है, एथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा, वो इसकी प्रेजेंस में हो जाएगा हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करना है, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट क्या होता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लाइक एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ टॉलेंस रिएजेंट आ जाएगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिल्वर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एसिटल्डिहाइड है, उसको आपको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, सिल्वर ऑक्साइड यूज करोगे। फिर ऑक्सीडेशन होता है एल्काइल साइड चेन का, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका। अब जिसमें एल्काइल बेंजीन है विद बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन, वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब वो जब ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज होने के टाइम पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे हमारा KMnO4 आ जाता है, साथ ही साथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में।
अब यहाँ पे जैसे टॉलिन है, टॉलिन को हम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको कैसे फॉर्म हो जाएगा, प्रिपरेशन जो हो रही है वो किसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। अब हाइड्रोलिसिस होता है नाइट्राइल का। अब नाइट्राइल जो हाइड्रोलाइज्ड होता है, हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी भी एसिडिक या बेसिक कंडीशन के बेसिस पर, जहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वो क्या होता है, वो अमोनिया होता है। अब जैसे एसिटोनाइट्राइल है, एसिटोनाइट्राइल कैसे कन्वर्ट होगा, ऑन द हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिटिक एसिड में। तो ये सारी रिएक्शन नोट्स में जो दी गई हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इनको बस रिवाइज करना है और इजीली आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो उसको। अब जैसे कार्बोक्सिलेशन होने वाला है हमारे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनाता है, वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स बनाता है। ठीक है, हमारा जो रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, फिर वो एसिडिफाइड होके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा जो जीआर है वो किससे कंबाइन हो जाएगा, जीआर को कार्बन डाइऑक्साइड से। अब वो देगा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट हमारा क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनने वाला है। एक मिनट, यहाँ हमारा बनने वाला है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको एसिडिफाइड कर देंगे। एसिडिफाइड करने के बाद हमें जो चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड वो हमको मिल जाएगा। तो बस ये हमारा बेसिक सा प्रिपरेशन था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है थोड़ा सा कि लाइक एज अ इंट्रोडक्शन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। देन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत सारी रिएक्शन में पार्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी की वजह से, सिर्फ एक ग्रुप की वजह से उसको टेक पार्ट करना पड़ता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में। अब जैसे एस्टरिफिकेशन है, एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, हमारा जो एसिटिक एसिड है और एथेनॉल है, अगर आप देखोगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, और अल्कोहल जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो ये एस्टर और वाटर बनाते हैं। आप ऐसा समझो कि कैटलाइज हो रहा है किसी एसिड से, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके थ्रू कैटलाइज होके ये बन जाएगा हमारा किसमें, हमारा एस्टर में बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन का बस इतना सा प्रोसेस है। आपको अगर इनकी हेडिंग तक याद है ना, आप उससे केमिकल रिएक्शन इजीली बना सकते हो। आप इजीली बता सकते हो कि किस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होगा और एस्टर बनाएगा। एस्टरिफिकेशन में हमारा COH है, ऐसे मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसने रिएक्ट किया किसी अल्कोहल से। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ये रिएक्शन है, बट ये फॉर एग्जांपल आपके माइंड में थोड़ा बैठ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे हम अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, हमारा एस्टर बनेगा, साथ ही साथ उसमें वाटर बनेगा। ठीक है, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये हमारा एस्टरिफिकेशन हो गया। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को, जो बेस होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करके कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाता है वाटर के साथ। एसिड और बेस रिएक्शन है, तो आप ऐसा मान के चलो बेस से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल, न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा, सिंपल। अब रिडक्शन टू अल्कोहल जो होता है उसमें हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। अब जिसकी बात चल रही है तो उसमें तो हमें समझ जाना चाहिए कि रिडक्शन टू अल्कोहल हो रहा है, मतलब कि हमारा एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा है किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। करेक्ट, आप समझ गए, चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो अब जैसे ये हम इसमें क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी। अब जैसे एसिटिक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट होने का मौका मिलेगा, ऐसा समझो। फिर डीकार्बोक्सिलेशन है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे वीक विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करोगे तो उसकी वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाएगा। अब जैसे ही लॉस होगा तो वहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन होगी। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया, हीट कर दिया।
हीट करने के बाद किसके साथ हीट किया, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा उसके साथ किया है। अब जब उसके साथ किया है तो क्या होगा, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई, वो निकल गई। अब क्या बनेगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन, ठीक है, ये याद रखो। ये क्या है, ओइक लगा है। अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक होता है हमें पता है उसमें लास्ट में क्या लगता है, ओइक, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ हमारा प्रोपेनोइक एसिड को हम इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन है। अब एसाइल हैलाइड फॉर्म होता है, हम जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसाइल हैलाइड में हैलोजेनेटिंग एजेंट्स को यूज करते हुए। जब कभी हम हैलोजेनेटिंग एजेंट्स को यूज करते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैलोजेनेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसाइल हैलाइड में। फॉर एग्जाम्पल हमारा एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल क्लोराइड में। ये देखो यहाँ समझ गए, फॉर्मेशन होने वाला है जो एमाइड है। अब एमाइड में ये होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा कभी भी, किससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा वो देखो अमोनिया से रिएक्ट कर सकता है, अमाइन से कर सकता है, एट द एंड उसको क्या बनाना है, अमाइड फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, अमाइड, ठीक है। ये सारे थे हमारे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरीके से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करता है। अब हम अपने सिलेबस की तरफ से देखते हैं कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, किस तरीके से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, उसका थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कैसे होगा। जैसे उसमें हमारा कौन सा ग्रुप लगता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और उसकी एक एबिलिटी है या आप ये क्यों जाना जाता है, हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें ये ग्रुप इसलिए जाना जाता है क्योंकि एज इसकी एक एबिलिटी है, ये वीक एसिड की तरह वर्क करता है। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे काम करता है, वो हमारा वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड जो हमारे सॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ये पार्शियली आयनाइज होके क्या बनाता है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन होता है, ये बनाएगा। देन एक हाइड्रोनियम आयन है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन है, क्या क्या आ गया हमारा, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है, अब ये वीक एसिड हो गया, पार्शियली जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, ये हमारा कार्बोक्सिलेट एसिड बनाएगा या एनायन बनाएगा। साथ ही साथ इसका क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन है वो रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो क्या होता है, हमारा जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो फॉर्म होता है डीप्रोटोनेशन होने के बाद, ठीक है, जैसे डीप्रोटोनेशन होगा उसके बाद कार्बोक्सिलेट एनायन फॉर्म होगा जो स्टेबलाइज रहता है बाय रेजोनेंस से, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, जो रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट होते हैं किसके थ्रू, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें ये चीज़ पता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है, ये तो सबको पता है, क्या है हमारा, वीक एसिड है, जिसका मतलब अगर एक नॉर्मल मीनिंग में देखा जाए तो ये डिसोसिएट होता है, कि ये पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा हमारा, कैसे, पार्शियली डिसोसिएट होगा वाटर में। इफ़ इट्स पार्शियली डिसोसिएटिंग इन वाटर तो क्या होगा, वहाँ पे क्या रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो स्टेबिलिटी है एसिडिटी की वो इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि एज आफ्टर डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद वो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वहाँ इन्फ्लुएंस होता है। एक नॉर्मली चीज़ देखो, अब देखो आपका COH है,
ठीक है, ये हमारा क्या है, COOH मानो, ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप मान के चलो। अब कार्बोक्सिल ग्रुप में इसकी वीक एसिड है सॉल्यूशन में, जब ये पार्शियली आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है, पार्शियली आयोनाइज होके ये हमारा बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और हमारा हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। बस इतना याद रखना है कि किस तरीके से अगर डिसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएट होता है तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो आगे हम पढ़ने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से ना हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में कंट्रीब्यूशन भी है और उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी है। आप ये देख के मान के चल सकते हो। अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। एक नॉर्मल चीज़, अब जैसे क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो मोर एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में और हमारे फिनॉल्स के कंपैरिजन में। किससे कंपेयर करोगे आप इसको, अल्कोहल से कंपेयर करोगे कि हाँ भाई हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक रखता है। किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के और हमारे अल्कोहल के। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ज़्यादा एसिडिक है। अब क्यों है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे ज़्यादा क्यों है, वाई। वो इसलिए है क्योंकि ये हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। समझ गए इतना। अब इसको समझते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में हो क्या रहा है। हमारा जो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन है, आप ऐसे समझो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, COH। अब क्या हुआ, इसने अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया, ठीक है, या आप ऐसे सोचो इसने प्रोटॉन को लूज किया। अब प्रोटॉन को लूज करने के बाद हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब जब ये आयन का फॉर्मेशन हुआ, और वो आयन क्या है, हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके 2 ऑक्सीजन एटम पर जाएगा। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होके ऑक्सीजन एटम पे जाएगा। अब उससे कैसे जाएगा, वो वाया रेजोनेंस के थ्रू जाएगा, वाया रेजोनेंस। ठीक है, अब जो डीलोकलाइजेशन जब स्टेबलाइज होगा, ठीक है, हमारा डीलोकलाइजेशन हो गया, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जब होगा, जब वो स्टेबलाइज होगा, दो कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस है उसकी वजह से एक इजी हो जाता है किसको, प्रोटॉन को लूज करना। कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस है विच इज मेकिंग इट इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो आसानी कर रहा है कि तुम आराम से भैया खो दो, कोई जल्दी नहीं है खोने के लिए, प्रोटॉन आराम से लूज करो, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर देखो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी है अटैच। अब जब ये वहाँ पर है तो उसकी वजह से पोलैरिटी में डिफरेंस आएगा। उसकी पोलैरिटी में क्यों डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन है और हमारा जो ऑक्सीजन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इस वजह से जो पोलैरिटी है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जैसे ही बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा कि आसानी से उसका प्रोटॉन लूज हो सके। ठीक है, और जैसे ही प्रोटॉन लूज होता है तो क्या होता है, हमारी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाती हूँ। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके ग्रुप के साथ अगर कोई भी ऐसा क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये समझ जाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारा NO2 है, Cl है, F है, ये है, ठीक है, ये हमारे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीजेस।
रुको एक मिनट, इससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखो। और अब क्यों होगी, क्योंकि एसिडिटी इसलिए इंक्रीज होती है, जो नेगेटिव चार्ज है हमारे कार्बोक्सिलेट आयन पर, ठीक है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, ऑक्सिलेट आयन पर, जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना वहाँ। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है, एसिडिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब वो एक हार्ड कर देगा प्रोटॉन को कि वो लूज ना कर पाए, मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ भर देगा जिससे कि प्रोटॉन एक बहुत अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद वो लूज नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है, उससे एसिडिटी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। अब ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है कंपैरेटिवली एसिटिक एसिड से। ठीक है, इसकी वजह से हमें समझ आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है। देन एरोमेटिसिटी आता है, तो जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें जो एरोमेटिक रिंग है वो स्टेबलाइज कर देती है कार्बोक्सिलेट एनायन को रेजोनेंस के थ्रू। जो हमारा ये एरोमेटिक रिंग है वो स्टेबलाइज करता है इस आयन को, एनायन को रेजोनेंस के थ्रू। बस इतना सा याद रखना है हमें। अब सॉल्वेशन इफेक्ट आता है। अब सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या है कि सॉल्वेंट का नेचर जो है, सॉल्वेंट का नेचर कहीं ना कहीं किस पे इम्पैक्ट डालेगा, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, समझ गए, ये क्या है आपका पोलर सॉल्वेंट है, लाइक वाटर समझ लो। तो उसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, अब हाइड्रेशन की वजह से स्टेबलाइज होगा, तो जिसकी वजह से जो डीप्रोटोनेशन होने वाला था वो इजी हो जाएगा। और हमें पता है जब डीप्रोटोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप मान के चलिए अटैच होगा या नहीं होगा, चलो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर डीप्रोटोनेशन होगा तो उससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बस इतना सा हमें याद रखना है कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी किन किन चीज़ों से या क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चेंज होती है। अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं लगेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात एक मैंने ऑलरेडी कर दी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट में ही आता है कि अगर जैसे क्या बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उससे एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन पे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वहाँ पे इजीली उस प्रोटॉन के लिए इजी हो जाता है लूज करना। ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना, तो वो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट बना देता है प्रोटॉन को लूज होना। ठीक है, बस इतना सा है, वो थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से प्रोटॉन लूज नहीं होता। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं 1 by 1, ऑलरेडी आपने देखा है। अब क्वालिटेटिव टेस्ट पर आते हैं। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, एस्टर है, उनके क्या क्या क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, हमें क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ने हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमें एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा इसकी वजह से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 टेस्ट हैं हमारे, एक तो लिटमस टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट तो आई गेस सबने सुना ही होगा और किया भी होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना। अब एमाइड है जहाँ पे हाइड्रोलिसिस टेस्ट होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन है, एस्टर्स में हाइड्रोलिसिस टेस्ट आएगा और स्मेल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब लिटमस टेस्ट में क्या होता है, लिटमस पेपर तो सुना होगा ना, लिटमस पेपर ब्लू
देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। अब लिटमस पेपर पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिडिक है तो वो डोनेट करता है प्रोटोन टू ब्लू लिटमस टर्निंग इट रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस हमारा रेड में कैसे टर्न आउट हो जाता है या कैसे बदल जाता है, वो सिर्फ हमारे प्रोटोन डोनेशन की वजह से होता है। आप एक ड्रॉप लोगे अपने टेस्ट सब्सटेंस का, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उससे ड्रॉप लोगे, उसको अपने लिटमस पेपर पे लगाने के बाद आपको उसका कलर चेंज दिखेगा, क्योंकि कलर चेंज हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, एक ये थोड़ा सा विजुअली आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ लिटमस पेपर टेस्ट कैसे वर्क करता है या लिटमस टेस्ट कैसे होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सेम ऐसे ही होता है कि हम ना क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट लेंगे टेस्ट सब्सटेंस का, उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे। किसके एक्वा सॉल्यूशन में? हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के, NaHCO3। अब यहाँ जब डालेंगे तो यहाँ पे आपको एफरवेसेंस देखने को मिलेगा। एफरवेसेंस देखने को मिलेगा क्योंकि आपका CO2 इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब जब CO2 इवॉल्व हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पॉजिटिव टेस्ट आया है। ये इंडिकेट करता है कि एफरवेसेंस है तो मतलब पॉजिटिव है हमारा टेस्ट। अब जब पॉजिटिव आ गया तो आप कह सकते हो कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या कोई एसिड प्रेजेंट है। अब एमाइड के लिए क्या टेस्ट करते हैं? एमाइड के लिए हम हाइड्रोलिसिस का टेस्ट लगाएंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीजर है उसमें हम अमाइड को हीट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, जब आप अमाइड को हीट करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो लिटमस टेस्ट हमने यहाँ यूज़ किया है या हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो बता देगा कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड का। वहीं बेसिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीजर है, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं हमारे इनसे सिमिलर बैठता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। बेसिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीजर में हीट करेंगे अमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे, तो जो टेस्ट एल्कलाइन मिक्सचर है वो बताएगा प्रेजेंस ऑफ एमाइन उसकी स्मेल से। आप कभी भी स्मेल करना एमाइन को तो उसमें आपको अलग स्मेल देखने को मिलेगी, या फिर आप अगर फेमिलियर हो तो आप पहचान सकते हो कि हाँ यार कि क्या स्मेल आती है। और फिर कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से एक आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। एसिडिक के लिए अलग है, बेसिक के लिए अलग है। हॉफमैन डिग्रेडेशन में हम अमाइड को ट्रीट करते हैं ब्रोमाइन वाटर के साथ, जो हमारा ब्रोमीन वाटर होता है उसके साथ ट्रीट करेंगे, साथ ही साथ हमारे NaOH के साथ करेंगे। जब दोनों के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा रेड लिटमस पेपर को उसके ऊपर रखेंगे। जब हम रखेंगे जो रिएक्शन कंटेनर है ना वहाँ रखेंगे तो वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपका जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे अमोनिया का रिलीज हुआ है, या आपको ये पता चलेगा अमोनिया का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये तो हॉफमैन डिग्रेडेशन है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस टेस्ट में क्या होता है, सेम ऑलमोस्ट सेम होता है। हमें हीट करना है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस है या नहीं। करेक्ट। अब वहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस सपोनिफिकेशन प्रोसीजर में ये होता है, एस्टर को हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेट को टेस्ट करके कि हम उसमें डाइल्यूट एसिड को ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। अब ये हमारा हाइड्रोलिसिस का बेसिक टेस्ट है। स्मेल टेस्ट में सिंपल सी चीज होती है कि आपका जो कंपाउंड है या एस्टर है उसकी क्या स्मेल है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक काइंड ऑफ फ्रूटी स्मेल हो सकती है, एक काइंड ऑफ फ्रूटी ऑर्डर हो सकता है, और कोई अलग सा ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, बट मोस्टली इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रूटी ऑर्डर। तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं एस्टर है। तो ये स्मेल टेस्ट है। स्मेल टेस्ट डिपेंड करता है, इतना रिलायबल नहीं है, बट स्टिल आपका एक सोचो, पहले पॉइंट पे आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये शायद एस्टर है।
अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनके यूजेस, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। अब जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, सबसे पहले बात याद रखो यहाँ पे COOH तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं। अब एसिटिक एसिड में हमारा क्या जुड़ जाता है, एक मिथाइल ग्रुप लगता है, बस इतनी सी बात है, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और अब वो अटैच हो जाएगा हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप से, हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से। ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, ट्राइगोनल प्लानर इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है हमारा, ठीक है, कार्बन के अराउंड। अब उसमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऐसा समझ सकते हो ना, लाइक कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा है। अब देन फूड इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड को एज अ प्रिजर्वेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, या आप इसको विनेगर भी मान सकते हो। विनेगर इज काइंड ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो सबने सुना होगा ना घर में, ठीक है। अब केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में एज अ प्रिकर्सर है एसीटेट को बनाने के लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड को बनाने के लिए, कुछ और केमिकल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ये एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करता है। सॉल्वेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन करनी है देन आप इसको यूज़ करोगे। देन लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, इसमें बस क्या होने वाला है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे, ठीक है, 2 ग्रुप मान के चलो, वो अटैच होंगे 3 कार्बन से। अब ये जब 3 कार्बन से अटैच हो जाएंगे तो हमारा एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब देखो वहाँ ट्राइगोनल है, डबल बॉन्ड का भी हमने जिक्र किया था कि होगा, बट यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी कार्बन एटम के सराउंड्स में, या कार्बन एटम का जो हमारा अराउंडिंग है तो उसके आसपास हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी हमारे लैक्टिक एसिड में। देखो लैक्टिक एसिड हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा हमारे जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं, मोस्टली आप उनको कहाँ देख सकते हो, फूड इंडस्ट्री में, या फार्मास्यूटिकल अपने यहाँ तो देखोगे ही देखोगे कि यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको सॉल्वेंट्स में एज अ प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि हर चीज़ कॉस्मेटिक में नहीं यूज़ होती, कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे टार्टरिक एसिड है जिसमें हमारा 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और 2 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और वो 4 कार्बन चेन के साथ अटैच हैं। हमारे क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन है और इनके साथ क्या क्या अटैच हो गए, हमारे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये याद करने के लिए है कि कैसे याद करोगे। हमारे 4 कार्बन एटम है, देन हमारे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और 2 ही हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, ठीक है। अब ज्योमेट्री चेंज होती है, कहीं किसी की ज्योमेट्री अलग है, डबल बॉन्ड से रिलेशन नहीं है, बट स्टिल उसकी ज्योमेट्री चेंज होती रहती है। अब ये वाइन मेकिंग में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एसिडिटी जो होती है वाइन की उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं पता चला वाइन तो तुमने खाक पी, उसके बाद तुम एसिडिटी हो गई, फिर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो भागे भागे, तुम्हारा जितना एन्जॉयमेंट था वो सब निकल गया। अब सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड में हमारे 6 कार्बन रहेंगे, 6 कार्बन में हमारे 3 कार्बोक्सिल एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप रहेंगे, 3 कार्बोक्सिल, और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। और इसमें क्या होगा, हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। हम इसको फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड में क्या होता है, हमारे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, क्या है यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं जो अटैच हैं 4 कार्बन के साथ। अब C4H6O4, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें हमारे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरीके से याद रखना है हमारा। अब केमिकल इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं इसको एज ए सक्सिनिक एसिड को। ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है हमारा, देखो ये डायरेक्टली अटैच होते हैं एक दूसरे से, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, जहाँ पे ये प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं कार्बन के अराउंड में, और इसका क्या होता है हमारा C2H2O4।
ठीक है, C2H2O4। अब क्लीनिंग के लिए रस्ट रिमूवल है, केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम इसको पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारा बहुत आजकल, अगर आपने सुना होगा सैलिसिलिक एसिड के बारे में, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, स्किन केयर में सैलिसिलिक एसिड को बहुत यूज़ किया जा रहा है एज ए एक्सफोलिएटिंग एजेंट। अब केमिकल फॉर्मूला है हमारा C7H6O3, जिसमें हमारी बेंजीन रिंग है। एक बेंजीन रिंग में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और साथ ही साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। दो चीज़ें अटैच है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये दो चीज़ें अटैच हैं हमारी बेंजीन रिंग से। यही सिंपल सा, बड़ा सिंपल है, एरोमेटिक रिंग है हमारी। अब स्किन केयर में हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं। अब जब सिंथेसिस करना है एस्प्रिन का, तब हम सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करते हैं। क्या बनाने के लिए? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सुना ही होगा आपने इसके बारे में। अब बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक, ये सारे जो हमारे अब आ रहे हैं वो सारे रिंग्स के आ रहे हैं, एरोमेटिक आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग अटैच हुई है कार्बोक्सिल ग्रुप से। सिर्फ बेंजोइक एसिड में हमारी बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है और कुछ नहीं होता। अब फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम इसको। अब बेंजाइल बेंजोएट है, बेंजाइल बेंजोएट की अगर बात करें तो हमारा एस्टर फॉर्म हो रहा है बाय कंडेंसेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल। इनका जब कंडेंसेशन होगा देन क्या बनेगा आपका बेंजाइल बेंजोएट। दो कंपाउंड के कंडेंसेशन से हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें हमारा C14H12O2 रहेगा। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनेगा या कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, सॉल्वेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। अब डाइमिथाइल फैलेट है। अब डाइमिथाइल पीएच थैलेट, इसमें क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H10O4। एस्टर का फॉर्म हो रहा है, या एस्टर फॉर्म किससे होता है? एक तो पीएच थैलिक एसिड से और मेथनॉल से। इन दोनों का जब कंडेंसेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का फॉर्मेशन है, जिसमें हमारी बेंजीन रिंग है और दो एस्टर ग्रुप्स अटैच हैं। किसके साथ अटैच है? एक हमारी बेंजीन रिंग हो गई है यहाँ पे। अब बेंजीन रिंग के साथ दो एस्टर ग्रुप अटैच हुए हैं, तो आपको कैसे समझ आ जाएगा? डाइमिथाइल पीएच थैलेट। अब इसको प्लास्टिसाइजर की तरह हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे सॉल्वेंट रिपेलेंट हैं, वहाँ यूज़ किया जाता है। मिथाइल सैलिसाइलेट। अब मिथाइल सैलिसाइलेट में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें हम एसिड सैलिसिलिक एसिड और मेथनॉल का कंडेंसेशन करते हैं। अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ मेथॉक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, साथ ही साथ एक एस्टर ग्रुप आया है। ठीक है, यही हमारा मिथाइल सैलेट। अब जब टॉपिकल एनाल्जेसिक है या फ्लेवरिंग एजेंट, फ्रेग्रेंस है, उस टाइम हम इसको पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की, जो एस्प्रिन है हमारा, जिसमें हमारा जैसे केमिकल फॉर्मूला है C9H8O4। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, एस्टर फॉर्म्ड बाय कैसे? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। हमने सैलिसिलिक एसिड ऊपर पढ़ा है, जब इसका एसिटाइलेशन होता है सैलिसिलिक एसिड का, तो एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप सैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, इसमें हमारा एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है ना, उससे अटैच होगा। हम इसको एज ए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स की तरह यूज़ करते हैं, पेन, इन्फ्लेमेशन के कम करने के लिए, फीवर कम करने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ट्रीटमेंट जहाँ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वहाँ ब्लड थिनर एजेंट है। अब जिसमें ब्लड क्लॉट हो गया पेशेंट्स में, तो वहाँ चांसेस हैं कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है, तो वहाँ पे हम क्या पर्टिकुलर यूज़ करते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एस्प्रिन भी बोलते हैं।